हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हम इन्फेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेंसी बेसिकली वो पीरियड होता है जो बर्थ से शुरू होता है आपके और 2 इयर्स तक माना जाता है। तो 0 to 2 इयर्स बोलते हैं इसको, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक। तो प्री नेटल पीरियड हमने कर लिया है। प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ। और जो न्यू बॉर्न होता है उसको कहीं कहीं पे आप देखोगे कि उसको नियोनेट लिखा होता है। तो नियो का मतलब होता है न्यू, तो नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न। और इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो आपकी नियोनेट से शुरू होकर 2 इयर्स तक चलती है। तो इसमें हम लोग इन्फेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उस पीरियड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किस तरीके से एक इन्फेंट जो है वो एडजस्ट करता है अपनी न्यू एनवायरनमेंट में, क्योंकि पहले उसका एनवायरनमेंट उसकी मदर की बॉडी होता है, लेकिन अब वो जैसे वर्ल्ड में आ गया है तो इसका एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो गया है। क्या क्या हैजर्ड्स होती हैं इस स्टेज में, इन्फेंसी पीरियड में। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, साइको सोशल कैसे होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइको सोशल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज भी। तो अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार आए हुए हैं। इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं कि इन्फेंसी पीरियड जनरली किसे कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फेंसी पीरियड बर्थ से लेकर 2 इयर्स के पीरियड को बोला जाता है। और इस स्टेज में ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस यूनिट में? डिफाइन इन्फेंसी एंड एलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर पीरियड्स। मतलब कि इस पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक दूसरे पीरियड से कैसे अलग हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंसी पीरियड है, कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग एडजस्टमेंट, अबाउट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, physical and psychosocial development, cognitive and linguistic development. कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड में ये डिस्कस करा है कि जो बिगनिंग होता है चाइल्ड के बर्थ के बाद, जो बिगनिंग का पीरियड होता है उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। एंड इन्फेंसी पीरियड इज इन मैनी एरियाज सम बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर हु डिफाइन दिस पीरियड एज अ पीरियड ऑफ यंग चाइल्ड। तो ये पीरियड ऐसा है कि जिसको एक स्पेसिफिक एज लिमिट जनरली नहीं देते हैं लोग, लेकिन हम लोग इसको 0 to 2 इयर्स मान के चलेंगे। कुछ लोग इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखते हैं। इन्फेंट इज अ माइनर एंड स्ट्रगलिंग फॉर रीचिंग द एज ऑफ लीगल मेच्योरिटी। ही इज ऑल्सो हेल्पलेस पर्सन एंड डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन। तो एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो इन्फेंट होता है वो एक हेल्पलेस पर्सन होता है अपनी इन्फेंट एज में। वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने केयर गिवर्स पे उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रगल का एक तरीके से स्ट्रगल की चीज़ है इस पीरियड में ये है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए। तो वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके खाने पीने हर चीज़ के लिए वो अपने केयर गिवर पर डिपेंडेंट है। इसमें भी जो डेवलपमेंट होती है उसका एक पैटर्न अपना चल रहा होता है, सिफेलोकॉर्डल वाला और प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। Cephalocaudal means development from head to tail and head to toe बोलेंगे इस केस में, ह्यूमन के केस में। और proximo-distal means trunk to extremeness। तो trunk मतलब आपके बीच का जो आपका ये वाला पार्ट है बॉडी का, जहाँ पे आपके ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, वो वाला पार्ट। और एक्सट्रीम मतलब आपके लिम्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्फेंसी पीरियड की, मतलब कैसे आप पहचानते हो इस पीरियड को? तो इन्फेंसी पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ होल लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही साल का पीरियड होता है, ये 0 to 2 इयर्स। तो एक तरीके से बर्थ के बाद ये शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाएगा, बर्थ टू 2 इयर्स का। इस टाइम पे फीटस क्या होता है, इट कम्स इनटू द वर्ल्ड। तो अपनी मदर का वूम छोड़ के वो वर्ल्ड में आता है। एडजस्टमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द इन्फेंट। बाहर जब वो आता है वर्ल्ड में तो उसके लिए एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में न्यू वर्ल्ड में। ठीक है। इन्फेंसी इज अ पीरियड इज अ प्लेटो इन डेवलपमेंट। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड सडनली कम टू स्टॉप विद बर्थ। Infant loses weight after birth and is also less healthy as compared to what it was at the time of the birth। तो जैसे ही इन्फेंसी पीरियड धीरे धीरे खत्म होने के एंड पर आता है 2 साल के आसपास, तो इन्फेंट का जो वेट है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो जो ग्रोथ उसकी पहले हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। Bell argue et al. Suggested that infancy is a period of future prediction।
ये कहते हैं कि इन्फेंसी से हम किसी के फ्यूचर की डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका इन्फेंसी पीरियड जिस तरीके से जाएगा या वो इन्फेंसी में जिस तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम उसके बारे में इन फ्यूचर बता सकते हैं कि उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी होगी या जो भी चीज़ें होती हैं। Infancy is considered a full period of full of hazards in terms of physical and psychological adjustment. अब इस पीरियड में हैजर्ड्स क्यों होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस पर टोटली डिपेंडेंट है बच्चा अपने केयर गिवर पे। तो फिजिकल एडजस्टमेंट किस तरह की होती है, जैसे अपने न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है और दूसरों का एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि बच्चे का एटीट्यूड किस तरीके का, साइकोलॉजिकली किस तरीके से वो एडजस्ट करेगा। तो एडजस्टमेंट किस तरीके की होती है इन्फेंसी में? सो एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो टेम्परेचर चेंज की बात करी है, क्योंकि जब वो मदर के वूम में था तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या आप कह लो 37 डिग्री सेल्सियस तक का। लेकिन हॉस्पिटल में जैसे वो उसका बर्थ होता है तो हॉस्पिटल में या घर में टेम्परेचर थोड़ा सा उस हिसाब से अलग होता है। तो टेम्परेचर चेंजेस से पहले तो एडजस्ट करती है उसकी बॉडी फिजिकली। फिर ब्रीदिंग से एडजस्ट करना पड़ता है। पहले ब्रीदिंग जो पार्ट था अम्बिलिकल कॉर्ड से उसका हैंडल कर रहा था, लेकिन अब वो चीज़ जब वो बर्थ हो गया बच्चे का तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गई है, तो अब उसको खुद से अपनी ब्रीदिंग जो है वो करनी सीखनी है। फिर सकिंग और स्वॉल्विंग जो उसका एक तरीके से रिफ्लेक्स होता है उसमें ऑलरेडी होता है एक बेबी में, तो अब वो वहाँ से अपना कैसे न्यूट्रिशन रिसीव करेगा उन रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके। और एलिमिनेशन मीन्स जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी बॉडी का, पहले अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता था, अब उसको अपनी बॉडी से उसकी अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है कि उसका जो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो सके। तो ये 4 ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो उसको बेबी को करनी पड़ती हैं फिजिकली। हैजर्ड्स क्या होते हैं इसमें, फिजिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है ये होते हैं, ये हो सकते हैं। पहला क्या है कि अगर बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो तो, जैसे कि अगर सिजेरियन बर्थ है किसी का तो उस केस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ब्रेन में, तो उससे कंडीशन हो जाती है जिसको एनॉक्सिया कहते हैं, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन में थोड़ी देर भी ऑक्सीजन कमी हो जाए, थोड़ी ज़्यादा देर हो जाए अगर, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है ब्रेन की डेवलपमेंट को। और अगर मल्टीपल बर्थ है, जैसे ट्विंस होते हैं, तो मल्टीपल बर्थ में क्या होता है कि जो फीटस का साइज़ होता है, जो फिर उसके बाद जो बेबी होता है उसका साइज़ छोटा होता है, क्योंकि जगह कम हो जाती है उसके लिए क्राउडिंग की वजह से। तो इस केस में जब वो बॉर्न भी होते हैं तो प्री मेच्योर होते हैं और बाद में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। पोस्ट मेच्योरिटी में क्या होता है कि अगर फीटस का साइज़ लार्ज होता है तो बर्थ के टाइम पे डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंट्स का या सर्जरी का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो फीटस को बेबी को हैजर्ड हो सकते हैं। प्री मेच्योरिटी, अगर बच्चा प्री मेच्योर है तो भी आगे जाके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो थे जो फिजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट बर्थ, तो कुछ लोग कहीं पे ऐसे माना जाता है, कुछ बिलीव्स हैं कि अगर जिसका बर्थ नॉर्मली अच्छे से हो जाए वो बच्चा आगे खुश रहेगा, जिसका बर्थ अच्छे से ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, वो बच्चा भी आगे परेशान करेगा। तो कहीं अगर ऐसा मानना होता है तो वो बच्चे की तरफ उन लोगों का एटीट्यूड भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। हेल्पलेसनेस होती है बच्चे को, क्योंकि वो ऑलरेडी, बच्चे के अलावा मदर को भी होती है, अगर फर्स्ट बॉर्न है स्पेशली, तो न्यू बॉर्न तो हेल्पलेस होता ही है, साथ में उसकी मदर भी होती है, क्योंकि उसको इतना, मदर को इतना आइडिया नहीं होता है कि न्यू बॉर्न को किस तरीके से देखना है। पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट में कि मदर जो है अगर वो बच्चे की तरफ सेंसिटिव नहीं है या पेरेंट बच्चे की नीड्स की तरफ सेंसिटिव नहीं है तो उससे बच्चे की अटैचमेंट में या सोशल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बच्चा रो रहा है, अगर उसको कुछ चीज़ की नीड है तो उसकी तरफ अगर एटीट्यूड पेरेंट्स का बहुत केयरलेस है, सेंसिटिव नहीं है, तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये तो साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स हो गए। फिर आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी में क्या होती है। तो नॉर्मल बेबी क्या होता है, डबल उसका बर्थ वेट जो है वो डबल हो जाता है 6 मंथ्स में, और 1 साल में ट्रिपल हो जाता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम देर इज अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट एंड हेड एंड चेस्ट, दस परमिटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो हेड और चेस्ट साइज बढ़ जाता है, बढ़ना शुरू होता है, क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है, हार्ट डेवलप हो रहा है, लंग्स डेवलप हो रहे हैं, उसके जो ऑर्गन्स थे वो डेवलप हो रहे हैं, बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, वो भी डेवलप हो रही होती हैं। और ब्रेन वेट ऑल्सो इंक्रीजेज रैपिडली, ब्रेन वेट भी बढ़ता है। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जब उसका इन्फेंसी पीरियड खत्म होता है तो ब्रेन हैज़ ऑलरेडी रीच 75% ऑफ हिज एडल्ट वेट।
तो 2 साल तक उसके ब्रेन का वेट 75% उतना हो जाता है जितना एक अडल्ट का होना चाहिए। ग्रोथ और साइज की डेवलपमेंट अगेन एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अगर आप उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करोगे, मदर ने इन्फेंसी के टाइम पे, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया और उसके बाद बच्चे की बर्थ होने के बाद भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जैसे मदर का मिल्क है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं जो एक बच्चे को चाहिए उस टाइम पे, तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अगर आप मदर का मिल्क अवॉइड करके उसको सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हो शुरू से ही, जो मदर के मिल्क को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता उतने अच्छे तरीके से, तो फिर उससे हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो मोस्टली इस एज में बच्चे सोते ही हैं, खाली उठते हैं तभी हैं जब उनको भूख लगती है, और धीरे धीरे ये स्लीपिंग टाइम जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। मैच्योरेशन में क्या होता है, मैच्योरेशन क्या चीज़ होती है कि आप यूनिवर्सली एक सीक्वेंस होती है जिसमें आपके अंदर चेंजेस आते हैं, वो हर किसी के अंदर आते हैं। मैच्योरेशन यूनिवर्सल है, चाहे किसी को अच्छा एनवायरनमेंट मिले या ना मिले, चाहे किसी को न्यूट्रिशन मिले या ना मिले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जैसे, वो ग्रो होगा ही होगा, मैच्योर होगा ही होगा। तो वो यूनिवर्सल ऐसी सीक्वेंस है जिसको ट्रेनिंग या लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, मैच्योरेशन से भी कुछ चीज़ें ग्रो होती रहती हैं। तो मैच्योरेशन कंटिन्यू होती है। मैच्योरेशन कैन नॉट कॉज अ साइकोलॉजिकल फंक्शन टू अकर, इट ओनली सेट्स द लिमिट ऑन द अर्लीस्ट टाइम ऑफ इट्स अपीयरेंस। तो मैच्योरेशन क्या होता है कि किसी के मैच्योर होने का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल इवेंट इन यूथ कंसीडर मैच्योरेशन व्हेन दे ग्रो बिटवीन 12 to 15। तो हम कब तक मैच्योरेशन मानते हैं कि हो जाती है, जब तक बच्चा 12 से 15 साल का होता है तब तक मैच्योरेशन चलती रहती है, खासकर तब तक जब तक उसकी प्यूबर्टी की एज आ जाती है और उसके हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आपका सेल्फ असेसमेंट आता है फिर, और सेल्फ असेसमेंट में आपका पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, यहाँ पे आपने ईयर्स लिखने हैं, कब 0 to 2 years, डैश पीरियड कॉल्ड फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो इसी की बात कर रही है, इन्फेंसी की बात कर रहे हैं कि फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ क्योंकि 2 ही साल का होता है। सिजेरियन बर्थ इज लाइकली टू रिजल्ट इन, हमने ऊपर पढ़ा अभी, सिजेरियन से एनॉक्सिया हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। If the fetus is dash at the time of birth, the use of instrument become hazardous to the, तो फीटस अगर लार्ज है बहुत, फीटस का साइज, तो बर्थ के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनसे इन्फेंट को नुकसान हो सकता है। और मैच्योरेशन क्या है, रेफर्स टू अ यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट, तो यहाँ आ जाएगा यूनिवर्सल। फिर आते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकोसोशल डेवलपमेंट इज गिवन बाय साइको एनालिस्ट एरिक एरिक्सन। इन्होंने यहाँ पे साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी पीरियड। उन्होंने कहा था कि केयर गिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इन्फेंट का, और जो केयर गिवर होते हैं अगर वो ढंग से इन्फेंट के ऊपर ध्यान ना दे तो उनका ये साइको सोशल डेवलपमेंट ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो उन्होंने केयर गिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि जो केयर गिवर है उसको सेंसिटिव होना है, उसको बहुत एक तरीके से बहुत प्यार से इन्फेंट को रखना पड़ता है ताकि उसकी साइको सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। द सेंटर आइडिया ऑफ एरिक्सन साइको सोशल स्टेज थ्योरी इज द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी। तो ये बोलते हैं कि ईगो आइडेंटिटी, बच्चे की आइडेंटिटी तभी डेवलप होती है जब उसको बचपन से एक प्रॉपर तरीके से हैंडल किया हो अगर केयर गिवर ने। ईगो आइडेंटिटी रेफर्स टू द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ईगो आइडेंटिटी क्या है, हमारी खुद की आइडेंटिटी है, वो कैसे बनती है जब हम अपने केयर गिवर से इंटरेक्ट करते हैं। फिर अब केयर गिवर मतलब पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, फिर हम अपने भाई बहन से बड़े होते हैं तो दोस्तों से, आगे जाते हैं तो बाहर के लोगों से, तो इससे हमारी आइडेंटिटी बनती है। लेकिन अगर बचपन से इस चीज़ का ध्यान ना दिया जाए, हमसे इंटरेक्शन ना करी जाए, इंटरेक्शन का मतलब उस टाइम पे इन्फेंसी में ये है कि बच्चा रो रहा है तो उसको क्या नीड है उसको चेक करना, उसको पूरा करना नीड को, भूख लगी है तो उसे खाना देना। तो उस टाइम पे अगर इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स तो ईगो आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाती है बच्चे की, बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ टाइम उनको अपनी आइडेंटिटी को हैंडल करने में। जैसे फ्रॉइड बोलते थे कि बचपन बहुत ज़रूरी है किसी की भी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करने के लिए, वैसे ही एरिक्सन भी बोल रहे हैं कि साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए चाइल्डहुड में किस तरीके से उसको हैंडल किया है पेरेंट्स ने या केयर गिवर्स ने, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। Erikson also believed that a sense of competence also motivate behavior and actions.
ईच स्टेज इज कंसर्न विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट। तो जितनी स्टेजेस इन्होंने बताई हैं अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट में, वो हर स्टेज ये बताती है कि बच्चा कितना कॉम्पिटेंट हो सकता है आगे अपनी लाइफ में। अगर वो उस स्टेज से अच्छे से क्रॉस कर लेता है सपोर्ट के साथ, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है, तो वो स्टेज अच्छे से क्रॉस कर लेता है और फिर वो अपनी लाइफ में कॉम्पिटेंट बनता है। उसकी ईगो और आइडेंटिटी बहुत अच्छी बनती है, ईगो स्ट्रेंथ बनती है, ईगो क्वालिटी बनती है। लेकिन अगर वो स्टेज को मैनेज नहीं कर पाता, उसको सपोर्ट नहीं मिलती, उसको प्यार नहीं मिलता पेरेंट्स से, तो वो वहाँ पे उसकी सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी रह जाती है, मतलब खालीपन सा रह जाता है। वो पूरे तरीके से अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, अपने पोटेंशियल्स को। तो इनके हिसाब से हर स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी साइको सोशल डेवलपमेंट की। द साइको सोशल थ्योरी इंक्लूड स्टेज वन। स्टेज वन जो इनकी शुरू होती है, जो अभी हम इन्फेंसी पे हैं तो हम स्टेज वन की बात करेंगे। तो बर्थ से लेके 1 ईयर तक स्टेज वन होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली। क्योंकि इस स्टेज पे क्या है, बच्चा पूरे तरीके से अपने केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट है, वो पूरे तरीके से उन पर डिपेंडेंट है। तो उसको पूरा डेवलप, एक ट्रस्ट डेवलप करना है कि उसको जो चाहिए वो नीड पूरा किया जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड्स केयर गिवर। तो ये किसकी ड्यूटी है, केयर गिवर की ड्यूटी है कि बच्चे को ये फील हो कि वो उस पर पूरा ट्रस्ट कर सकता है। उसको ये ना लगे कि केयर गिवर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है या मुझे किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब बच्चा अगर डेवलप कर लेगा ट्रस्ट, तो उसको क्या लगेगा, सेफ लगेगा, सिक्योर लगेगा उसके इस वर्ल्ड में। तो लेकिन अगर कुछ केयर गिवर हैं जो कंसिस्टेंटली ध्यान नहीं देते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं जब बच्चा रो रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रिजेक्टिंग होते हैं, उस केस में बच्चे को मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है और ये लाइफ टाइम उसको परेशान करता है। तो बच्चा डरने लगता है, उसको वर्ल्ड जो है वो बहुत डरावना लगने लगता है। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है ना, ये इन्फेंट डेवलपमेंट का मेन फीचर है एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी में। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो बच्चे की नए वर्ल्ड की शुरुआत करता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो फिजिकल कंफर्ट चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, उसके लिए बच्चे को अटैचमेंट हो अपने केयर गिवर से, तभी वो ट्रस्ट कर पाएगा। और कैसे बनती है अटैचमेंट, जब आप उसके बच्चे की बेसिक नीड्स को पूरा करोगे। पेरेंट्स उसको वार्मथ देते हैं, प्यार देना, कंफर्ट देना रेगुलरली, उसको प्यार अफेक्शन देना, और उसकी जितने भी नीड्स हैं उसको पूरा करना। उसके सामने मतलब उसको डर, ऐसी कोई चीज़ ना करना जिससे वो डर जाए, जैसे कि ज़ोर से चिल्लाना, या पेरेंट्स कई बार बच्चे के सामने ही जोर जोर से झगड़ा करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ ना करें जिससे बच्चे जो है वो, जैसे कि लाउड नॉइस होती है तो बच्चा बहुत डर जाता है, हम सबको पता है। तो उस टाइप की चीज़ों से बच्चा जो है वो बहुत घबरा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। और किस तरह के सोशल बिहेवियर हम कर सकते हैं ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, जैसे अटैचमेंट है। तो आप अटैचमेंट कैसे डेवलप होती है, जब उसको मदर उसको उठाती है अपने पास, उसको फीड करती है, उसको अपने साथ रखती है, तो उसकी अटैचमेंट डेवलप होती है। उसकी तरफ देख के स्माइल करती है या वो उसकी नीड्स पूरे करती है, तो बच्चा उससे अटैच होता जाता है मदर से। अब उस टाइम पे मेनली फोकस क्या है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, बच्चे का फोकस ये है कि उसका जो नीड है वो पूरे किए जाए। तो चाहे वो मदर करे चाहे फादर करे, जो करेगा बच्चे की अटैचमेंट उसके साथ होगी। तो दिस अर्ली अटैचमेंट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है किसी के साथ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो मदर के साथ ही अटैच होगा। जो उस टाइम उसका ध्यान रखेगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं होती है। और ये अटैचमेंट के ऊपर एक स्टडी करी थी एम्सवर्थ ने, जहाँ पे इन्होंने एक रूम में कुछ इन्फेंट्स और उनकी मदर को बारी बारी बुलाया था, और ये देखने के लिए कि जब वो इन्फेंट रूम में होता है, उसकी मदर होती है, तो वो किस तरीके से फील करता है। जब उसकी मदर और इन्फेंट के अलावा एक स्ट्रेंजर उस रूम में आता है, तो स्ट्रेंजर को देख के वो इन्फेंट किस तरीके से फील करता है। और अगर मदर उसको बाई चांस उस स्ट्रेंजर के पास छोड़ के उस कमरे में बाहर चली जाती है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी स्टडी इन्होंने एम्सवर्थ ने की थी। ये स्टडी हमने पूरी डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करी हुई है, आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाके देखेंगे अटैचमेंट वाली, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये स्टडी से इन्होंने ये चेक किया था कि किस तरह से मदर और बच्चे की बॉन्डिंग होती है, और कैसे वो डिपेंड करता है कि मदर का एटीट्यूड कैसा है। तो जो मदर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बहुत केयरिंग थी, जो बच्चे की नीड्स के साथ बहुत सेंसिटिव थी, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सिक्योर थे, वो रो नहीं रहे थे। चाहे मदर बाहर भी चली जाती थी छोड़ के उनको कमरे से, तो भी वो बच्चे थोड़ी देर के लिए देखते थे, घबराते थे, लेकिन फिर में एडजस्ट हो जाते थे।
और वो सिक्योर फील करते थे, ऐसा नहीं था कि रोने लग गए या कुछ। और वापस आती थी तो खुश होते थे अपनी मदर को देख के। और दूसरा इन्होंने ये देखा था कि जो मदर्स बहुत ज़्यादा रिजेक्टिंग टाइप की थी, इनसेंसिटिव थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी बच्चों पे, तो उनके बच्चे जो है वो रोते तो थे, लेकिन जब मदर वापस आती थी तो भी उनको उनके पास जाके भी उनसे अटैचमेंट नहीं शो करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस इन्होंने अपने उसमें देखे थे कि मदर के एटीट्यूड से कैसे बच्चा जो है अलग तरीके से अपनी अटैचमेंट दिखा रहा है। फिर दूसरा बिहेवियर हम बच्चे को दिखा सकते हैं स्माइलिंग का। स्माइलिंग कैसे हो, क्योंकि एक एन अर्ली स्माइल ऑफ इन्फेंट इज जस्ट अ फेशियल एक्सरसाइज ऑफ मसल्स। तो स्माइलिंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इन्फेंट। एक कम्युनिकेशन का मीन्स है, उनकी फेशियल एक्सरसाइज होती है मसल की। और अपनी मदर को स्माइल करता हुआ देख के बच्चा जो है किसी तरीके से उस तक एक कम्युनिकेशन पहुंचती है कि उसको देख के अच्छा लगे उसे। स्माइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। एक स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें लगता है कि पता नहीं बच्चा को समझ आ रहा है कि नहीं, बट स्माइल वो बहुत अच्छे से पहचानता है कि उसको फील हो जाता है कि स्माइल कर रहे हैं मतलब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है। सो द मदर्स रिस्पॉन्सिव स्माइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू चाइल्ड। इट ट्रांसफॉर्म स्पॉन्टेनियस स्माइल ऑफ द इन्फेंट इनटू एन एक्सचेंज। दिस में बी फर्स्ट रियल सोशल इंटरेक्शन। तो पहली बार जब बच्चा अपनी मदर की स्माइल को देख के वापस स्माइल बैक करता है तो एक तरीके से पहली सोशल इंटरेक्शन होती है उस बच्चे की। और ये सोशल स्माइल अपीयर होती है 7 से 8 वीक के अंदर। एंड बाय 3 मंथ्स, 3 महीने जब होते हैं इन्फेंट के, तो वो ऑलमोस्ट किसी को भी देख के स्माइल करता है, लेकिन शुरुआत में मदर के साथ ज़्यादा होता है। और सोशल बिहेवियर क्या होता है, जैसे एंग्जाइटी है। As we all know, mother and child relation is important in infancy period. The child first recognizes mother face and infant is aware that mother is a special person at this time. तो इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे को अपनी मदर का फेस पहचानता है वो, और उसको पता होता है कि दिस पर्सन इज स्पेशल फॉर मी, मतलब यही है जो मेरा ध्यान रख रहा है, यही एक पर्सन है जिसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकूँगा। ठीक है। तो 10 महीने का जब वो होता है तो हम देखते हैं कि वो मदर जो है अपने बच्चे के आसपास इधर उधर रूम में घूम रहा है, और जब वो मदर वहाँ नहीं होती तो वो रोने लग जाता है। तो जिसको आपने कभी सुना होगा, सेपरेशन एंग्जाइटी ये टर्म होता है, कि जब वो अपने मदर से अटैच होता है तो जब मदर उसे छोड़ के जाती है तो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है कि मेरे से दूर जा रहा है कोई छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मुझे छोड़ के दूर जा रहा है। लेकिन आपने उसको शुरू से अगर बहुत ही ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बनाया है उसके साथ, तो वो बच्चा सिक्योर रहता है, घबराता नहीं है बाद में। फिर आते हैं फियर ऑफ स्ट्रेंजर। अब सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, ऐसे ही एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी होती है। बच्चे जब स्ट्रेंजर को देख के डर जाते हैं, उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी कहते हैं। So child is specially attached with the mother and can be easily upset by the approach of an unfamiliar adult. तो कोई अनफेमिलियर पर्सन आता है तो उसको देख के घबरा जाते हैं क्योंकि मदर से अटैच है, तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी है। सो एन इन्फेंट फिक्सेस हिज आइज ऑन द स्ट्रेंजर एंड स्टेयर्स। आपने देखा होगा कि कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो उसी को देखते रहते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको घूरते रहते हैं और रोने लग जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। और फर्स्ट ईयर के एंड तक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये थी साइको सोशल डेवलपमेंट की इन्फेंसी वाली स्टेज, जिसमें अटैचमेंट का बहुत बड़ा रोल बताया है, और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेज होती है एरिक्सन की। साइको सोशल डेवलपमेंट के अलावा जो और इम्पोर्टेंट स्टेज है इसमें वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें पियाजे की बात करेंगे क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी पियाजे ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस तरह के प्रोसेसेस आते हैं, डिटेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे जो आपके कॉग्निशन में चलते हैं, इस तरह की डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो न्यूबॉर्न चाइल्ड इज रेडी टू द बेसिक सेंसेशन। कुछ बेसिक सेंसेशन उनके अंदर डेवलप होती हैं, मतलब वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उनको पेन होती है, सेंसिटिव होते हैं पेन से, टच उनका बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, सेंस ऑफ टच, इसलिए वो हर चीज़ को हाथ लगा के और टेस्ट करके देखते हैं। तो फिजिकली तो ग्रो हो ही रहे हैं, बट कॉग्निटिवली या मेंटली, जिसे आप कह सकते हो, कॉग्निटिव को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो मेंटली भी बहुत ग्रोथ हो रही होती है। तो पियाजे क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, इन्फेंट्स इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। तो जो उनके रिफ्लेक्सेस होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं क्योंकि उनका एक रिफ्लेक्स है कि हर चीज़ को सक करने की कोशिश करते हैं,
तो वो पियाजे कह रहे हैं कि वो अपने रिफ्लेक्सेस से इंटरेक्ट करते हैं, हर चीज़ को सेंसेस को यूज़ करते हैं अपने, हाथ लगा के देखना, आईज को यूज़ करना, हाथ लगाना, मुंह में डालना, सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को जानने के लिए। उनके लिए हर चीज़ नहीं है, तो वो हर चीज़ को अपने रिफ्लेक्सिव की, और तो अभी कुछ आता नहीं है करना, मोटर एबिलिटीज़ तो है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ कर रहे हैं। तो पियाजे भी वही कहते हैं कि इनकी पहली स्टेज में ये रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते हैं। तो पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन बिगिन टू ग्रो एंड लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस। तो सेंसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है इस स्टेज पे कि वो सेंसेस का ही यूज़ करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, सबसे पहली स्टेज जो इन्होंने सेंसेस वाली है, इसको सेंसरी मोटर नाम दिया, अभी नीचे हम पढ़ेंगे इसमें। तो पियाजे की थ्योरीज बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक मानी जाती थी कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनकी थ्योरीज काफ़ी जगह पे यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा मानी जाती थी कि इन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती थी। पियाजे की थ्योरी आज के टाइम पे भी बहुत मानी जाती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर कौन सी है, इन्फेंसी वाली जो हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर जब हम अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं जो 2 से 7 साल का होता है, उसको इन्होंने बोला था प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। फिर जब हम 7 से 11 आ जाते हैं, इसको लेट चाइल्डहुड बोला जाता है या मिडल कह सकते हो आप, तो इनको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला था। फाइनली 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला था। 15 आजकल तो ये 11 से 21 हो गई है, 15 ये एक्चुअली लेटेस्ट नहीं है। आई थिंक लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 11 से 21 साल माना जाता है फॉर्मल ऑपरेशन, जो एडोलोसेंट एज होती है। तो ये 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। तो इसमें पियाजे ने समझाया था कि कॉग्निटिवली क्या कैसे डेवलपमेंट होती है बच्चों की। तो पहली सेंसरी स्टेज में तो उन्होंने सेंसेस के ऊपर ही फोकस किया था। जो 2 साल तक इन्फेंट होता है वो सेंसेस को यूज़ करता है, जैसे रिफ्लेक्सेस को यूज़ करता है, जैसे सकिंग हो गया, लुकिंग हो गया, ये उसके रिफ्लेक्सेस हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस बिटवीन 1 and 4 months द चाइल्ड वर्क ऑन एन एक्शन ऑफ हिज ओन विच सर्व्स एज अ स्टिमुलस टू विच इट रिस्पॉन्ड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चा खुद ही रिएक्ट करता है और खुद ही उससे उसको अपने ही रिएक्शंस के ऊपर एक्शंस करता है। तो यहाँ सर्कुलर रिएक्शंस पे होता है कि वो खुद ही हंस रहा होता है और वो खुद ही अपने हंसने के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं कि वो दूसरे की तरफ देखता है, दूसरे के रिएक्शंस देखना शुरू करता है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन होता है कि डेवलपमेंट सर्टेन फोकस ऑन द डिमांड ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स बिकम मोर कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो फोकस है वो दूसरे की तरफ जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में चिल्ड्रन बिगिन अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें वो बच्चे चीज़ें उठा उठा के कुछ ट्राई कर करके देखते हैं, उसको उठा के निकाल के। तो शुरुआत किससे होती है, शुरुआत होती है अपने खुद के रिएक्शंस के ऊपर फोकस होता है। फिर धीरे धीरे अपने सामने वर्ल्ड के ऊपर ध्यान जाता है कि किसी वर्ल्ड में है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। फिर उन पे फोकस जाता है उनका, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है अपने एनवायरनमेंट को ट्रायल एंड एरर मेथड से। अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सिंबल्स रिप्रेजेंट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वो अपने खुद के कुछ सिंबल्स बना के अपने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब अपने ही आप अपनी वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने खुद के ही बनाए हुए एक्शन से। तो पूरा सेंसेस के ऊपर यहाँ फोकस होता है, हर चीज़ सेंसेस के थ्रू हो रही होती है। तो ये थी इनकी फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी की, सेंसरी मोटर। जब हम अपने अर्ली चाइल्डहुड वाले चैप्टर में जाएंगे तब वहाँ पे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ फर्स्ट स्टेज डिस्कस की हुई है, सेंसरी मोटर। अब लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चे की लैंग्वेज किस तरीके की होती है इन्फेंसी पीरियड में। तो सबसे पहले तो बैबलिंग होती है, हम आके नीचे पढ़ते हैं अभी बैबलिंग होता क्या है। बच्चा स्टार्टिंग में कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुंह से वो आवाज़ें निकालता है, तो स्टार्ट इनकी बैबलिंग से होती है और धीरे धीरे कम्युनिकेट करना सीखता है। तो कुछ ग्रामेटिकल सीक्वेंस है जिस तरीके से बच्चे सीखते हैं अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेट करना, तो उस सीक्वेंस पे हम आ जाते हैं। तो जैसे 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बैबलिंग का, जैसे मैं आपको बता रही थी ये ऐसी होती है बैबलिंग, जैसे बा बा बोला, डा बोला, एक ही कॉन्सोनेंट और वॉवल कंबाइन करके उसी को रिपीट करते रहते हैं, तो वो बैबलिंग होती है। और जो मेन कंपोनेंट होते हैं लैंग्वेज की, उनका जैसे फोनोलॉजी पहला कंपोनेंट है,
इट इन्वॉल्व रूल्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड। तो किस तरीके से साउंड निकालनी है, किस तरीके से बोलना है, आवाज कैसे निकलेगी। अराउंड एट 2 months बेबी विल एंगेज इन कूइंग विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वॉवल साउंड। तो क्या होगा, 2 महीने में वो कूइंग करेगा, पहली स्टेज जो कह सकते हो आप कूइंग, जिसमें वॉवल का साउंड खाली आएगा। जैसे आ, वॉवल्स पता है आपको कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो खाली वॉवल्स के ही साउंड निकालेगा वो, जिसको हम कूइंग कह सकते हैं। ठीक है, वो रिपीटेडली कूइंग करेगा। फिर 1 to 2 years बेबीज क्या करते हैं, वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट भी जोड़ देते हैं, जिसको बैबलिंग बोलते हैं। तो एक जैसे ए है वॉवल, उसके आगे इन्होंने एम जोड़ दिया तो वो माँ हो जाता है। तो इस तरीके से वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट भी जुड़ जाता है। तो बेबी यूज फोनोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज टू सिंप्लीफाई वर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो कॉन्सोनेंट वॉवल दोनों जोड़ के बोलना शुरू करते हैं। तो टीवी है जैसे, तो लेकिन क्लियर नहीं बोल पाते हैं। बनाना है तो नैना बोलेंगे। तो उस टाइप से फोनोलॉजी का यूज करते हैं। फिर आते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब उसका मतलब क्या होता है वर्ड्स का। सिमेंटिक्स मीन्स उसका मीनिंग। तो बर्थ से 1 year तक क्या है, कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होती है उसकी, धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि जो वर्ड बोले जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। देर इज अबाउट अ 5 month lag between the two. Babies have an innate preference to listen to their mother's voice. बेबीज को ज़्यादातर अपनी मदर्स की वॉइस सुननी अच्छी लगती है, उनके अंदर बाय बर्थ होता है। फ्रॉम 1 to 2 years वोकेबलरी ग्रोज टू सेवरल 100 words। 2 साल तक उसकी वोकेबलरी मतलब जितने वर्ड्स उसको पता है, जितने वर्ड मीनिंग्स उसको पता है, जो बात उससे हो रही है उसका मतलब उसको पता है, इतने वो डेवलप कर लेता है। सेवरल 100 words को वो समझना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी वोकेबलरी डेवलप होती है। द मेजोरिटी ऑफ बेबीज न्यू वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। से नाउन्स का मतलब पता चल जाता है, नाम, चीज़ों के नाम पता चल जाते हैं। एक्शन वर्ड्स पता चल जाते हैं, गोइंग, कमिंग। तो वो प्रॉपर ग्रामर नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जैसे गो, कम, सिट इस टाइप से बोल लेते हैं। वर्ब्स का पता चल जाता है उनको। फिर ग्रामर में क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स इट रेफर्स टू द रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस में किस तरीके से वर्ड्स अरेंज करने हैं ताकि वो प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, ये हो गया सिंटैक्स। दूसरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स, जैसे टेंस का यूज करना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज करना। तो 1 से 2 साल का बच्चा जो है वो पहले तो टेलीग्राफिक स्पीच बोलता है। टेलीग्राफिक स्पीच में क्या होता है, वो खाली जैसे हम टेलीग्राम लिखते थे ना, टेलीग्राम में खाली हम शॉर्ट में एक मैसेज लिखते, जगह ज़्यादा नहीं होती तो शॉर्ट में लिख देते थे। ऐसे बच्चे टेलीग्राफिक स्पीच शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे उनको बोलना है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, तो वो खाली ये बोलेंगे ड्रिंक मिल्क, तो उसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलोगे। या फिर वो आपको बोल रहा है कि कम हेयर, तो वो ये सिर्फ बोलेगा कम। तो जब वो शॉर्ट में बोल रहा है किसी चीज़ को तो वो टेलीग्राफिक स्पीच होती है। फिर प्रैग्मेटिक्स आते हैं लास्ट में। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि क्या रूल्स हैं लैंग्वेज के, कैसे ग्रीटिंग्स करनी होती हैं, किस तरीके से लैंग्वेज जो है उसकी इसमें यह भी होता है कि आप क्या चीज़ थोड़ी सी हाई टोन में बोलते हो, क्या चीज़ लो टोन में बोलते हो। एक जो कहते हैं ना, एक सलीका होता है बोलने का, तरीका कह लो, या सलीका जो होता है बोलने का, कि क्या चीज़ ऊंची बोलनी है, क्या चीज़ लो में बोलनी है। तो वो चीज़ होती है प्रैग्मेटिक्स। बहुत अच्छे से कोई बात कर लेता है तो वो प्रैग्मेटिक्स में बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी टोन में बोल लेता है, उसको पता है किस टाइम टोन हाई करनी है, किस टाइम लो, पिच हाई लो, वो सब। तो बर्थ टू 1 year बेबीज कैन एंगेज इन जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन मतलब शेयरिंग द अटेंशन ऑफ समथिंग विद समवन एल्स। तो 2 चीज़ों पे अटेंशन देना शुरू कर देता है। बेबीज कैन ऑल्सो एंगेज इन टर्न टेकिंग एक्टिविटीज। टर्न टेकिंग एक्टिविटीज मतलब एक बार इधर ध्यान दिया, एक बार उधर ध्यान दिया, तो 2 जगह पे एंगेज कर सकते हैं अपने आप को बात करते, मतलब बोलते टाइम। मतलब उस टाइम वो पूरा कन्वर्सेशन तो नहीं कर रहा है, पर जितना भी वो बोल पा रहा है उसमें। तो ये आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में 4 चीज़ें आ जाती है, 4 कंपोनेंट लैंग्वेज की: फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स और ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स। तो ये आपका चैप्टर फिर खत्म होता है। ट्रू फॉल्स भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें। तो पहला कह रहा है कि ईगो आइडेंटिटी रेफर्स टू कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ, ये ट्रू है।
एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट अकर्स बिटवीन बर्थ टू 1 year ऑफ एज। तो बर्थ टू 1 year ऑफ एज साइको सोशल डेवलपमेंट की है एरिक्सन की थ्योरी, लेकिन ये आगे भी है। कॉग्निशन इन्वॉल्व इन दी एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ नॉलेज। बिल्कुल ये भी ट्रू है, कॉग्निशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेंसरी मोटर स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 6 सब स्टेज। ये सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेजेस थी, हमने ऊपर पढ़ी थी, ट्रू है ये भी। और 6 कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, 6 नहीं 4 है अभी हमने जो पढ़े हैं, तो ये वाला फॉल्स है। तो ये वाला हमारा यूनिट 3 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो यूनिट 4 जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।